28 पॉइंट 28 पॉइंट। एक वर्ड और होता है बच्चों, इसी तरह का एक वर्ड होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी हम 11th क्लास के चैप्टर 10 में ही पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन का अगला टॉपिक जो आता है वो विस्कोसिटी आता है। वैसे विस्कोसिटी का मतलब थोड़ा सा बताऊं? विस्कोसिटी का मतलब होता है क्या है, कुछ पता है? गाढ़ापन। बहुत ही बढ़िया, गाढ़ापन। तो जैसे मुझे बताओ, पानी ज्यादा गाढ़ा होता है कि शहद ज्यादा गाढ़ा होता है? तो हम ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखा जाता है, हनी इज मोर विस्कस। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो हनी के अंदर ज्यादा विस्कोसिटी है, ज्यादा गाढ़ापन है शहद की कम, शहद में ज्यादा है पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो विस्कोसिटी को मेरे बच्चों ध्यान से समझना, इसको ना ऐसे एन एन से थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं, इसको ईटा बोलते हैं। सिंबल के बारे में आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लेना, डरना नहीं है। बहुत सारी बातें, नई नई बातें अब आएंगी आपके सामने। 11th क्लास में बहुत सारी नई नई बातें स्टार्टिंग में। तो विस्कोसिटी में एक बात मैं बताता हूँ, F इज इक्वल टू 6 पाई एन आर बी, ये एक फॉर्मूला होता है। अगेन आई एम सेइंग विस्कोसिटी को मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं है, ये कहां पढ़ाऊंगा? चैप्टर में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, F इज इक्वल टू 6 पाई एन आर बी। चलो, ये n यहां पर, ये क्या है? n, दिस इज विस्कोसिटी। r यहां पर क्या है? रेडियस होता है। और v यहां पर क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ये n यहां पर क्या है? विस्कोसिटी है, जिसके बारे में आपको बात करनी है। f यहां पर क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं। तो n के निकालने, फोर्स की डायमेंशन क्या है? m1 l1 t माइनस टू। ओके, 6 की डायमेंशन, सर 6 की नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। कल बहुत अच्छे से आपको सिखाया था। पाई का बताओ क्या लिखूंगा? सर पाई भी एक नंबर है, 3.14 या 22/7। तो पाई का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। एन का सर वही निकालना है, तो एन को माने ऐसे मान, ईटा बोलते हैं वैसे इसको। आर रेडियस का क्या होगा? रेडियस एक लेंथ ही तो होती है ना, रेडियस एक लेंथ है, तो लेंथ में नापा जाएगा L1। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी लिखा था बच्चों, L1 t माइनस 1। तो बस यहां से n की निकाल लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, ईटा का निकाल लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो n कितना आ जाएगा? देखो मेरे बच्चों, इसको नीचे ले जाओ, m1 l1 t माइनस 2 यहां पर डिवाइड बाय l1 और l1 t माइनस 1। सॉल्व करना बेटा, एक l से l तो मेरे हिसाब से कट गया। अच्छा, m में देखो, पहले m की पावर कितनी है? 1। l की पावर देखो बेटा, 1 है ना l, तो l ऊपर जाएगा तो l माइनस 1 में हो जाएगा। अच्छा, ये t माइनस 1 ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा? +1 में जाएगा। तो t माइनस 2 +1 तो कितना हो जाएगा? -1। याद रखना है, जो मैं लिखूंगा याद, तो वो समझ जाना कि आपको क्या लिखना है, याद करना ही करना है। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 t माइनस 2। विस्कोसिटी का क्या होता है? m1 l माइनस 1 t माइनस 1। कहां से आ रहे हैं फॉर्मूले, ये भी सिखा रहा हूं। अच्छा बोल रहा, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये कहां पढ़ाऊंगा? चैप्टर 10 में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ मान लो कि ये कहीं से आया और उससे हमने क्या निकाल लिया? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। अभी मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, बट इतना पढ़ा रहा हूं कि आप क्या निकाल पाएंगे? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, नोट करेंगे दोनों बातें। ऐसे कम से कम अब मुझे आपको 12-13 बातें सिखानी है, नई नई बातें, जो हमें 11th-12th में और सीखनी है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का लिख दिया डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ का लिख दिया, डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया m1 t माइनस 2।
विस्कोसिटी के लिए हमने ये फॉर्मूला कहीं से मैंने पढ़ा दिया। ये फॉर्मूला 10th क्लास 10th चैप्टर का एक फॉर्मूला 11th क्लास में, ये बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। सरफेस टेंशन का भी एक फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन लेंथ। अभी तो मैं सिर्फ इतनी सी बात लिख रहा हूं मेरे बच्चों, ये पूरा एक दिन पढ़ाऊंगा सरफेस टेंशन, और फिर एक पूरा दिन विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन आगे जाकर ये एक एक क्लास के लेक्चर होंगे पूरे पूरे, 1.5 घंटे एक कहानी पर चलेगी इनकी बात। आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। तो सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 29th पॉइंट देखेंगे बच्चों। 29th पॉइंट का नाम है बच्चों एंगुलर मोमेंटम, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा सा समझेंगे इसको। इसको वैसे एल से सिंबल से फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है मैं बताता चल रहा हूं साथ साथ। मेरे बच्चों सुने, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, कल भी मैंने बताया था मेरे बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम का निकालना हो तो, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्म निकालना हो तो मास को कैसे दिखाते हैं सर? m से दिखाते हैं। और वेलोसिटी अभी लिखा था आपने L1 t-1, वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होती है, तो कितना हो जाएगा मोमेंटम का? m1 L1 t-1। तो ये मोमेंटम का होता है, तो ये मोमेंटम का होता है सर। लेकिन मोमेंटम शब्द के आगे क्या लिख दिया है मैंने? तो सर ये एंगुलर लिखने से पता है क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है पता है क्या? एंगुलर मोमेंटम किसने सुना हो? वैसे चलो मैं बता देता हूँ, सुनना। ये रदरफोर्ड मॉडल में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, बोहर मॉडल के अंदर एंगुलर मोमेंटम। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में सर पढ़ाएंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और मैं 12th क्लास के अंदर 12 चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। तो ये सारे वर्ड आगे जाके आपको सिखाए जाएंगे बढ़िया से, टेंशन मत लो। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये तो है ना मोमेंटम हुआ, इनटू रेडियस और लिख दोगे तो क्या बन जाता है? वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। रेडियस और लिख देना तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, इसको क्या कहा जाता है? एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। लिखना एक बार क्या आएगा इसका आंसर, तो लिख देता हूं सर। क्या लिखा जाएगा? mvr। बोलो मास किस में लिखोगे आप सर? m में। वेलोसिटी का भी लिखा था ना हमने, lt है ना, L1 t-1। और रेडियस किस में नापोगे यार? रेडियस तो लेंथ में नापोगे आप, ऑब्वियस सी बात है। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? m1। ओके, l कितने हो गए? 2 हो गए, और t कितना हो गया? -1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 t-1। क्या ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे आपको, लेकिन बेसिक आना चाहिए। ये क्या ये याद हो सकता है पूरे 2 सालों तक? नहीं हो सकता, लेकिन क्या याद हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? mvr, और वहां से मास लिख दो, वेलोसिटी लिख दो, रेडियस लिख दो, यू विल गेट द आंसर। तो ये याद नहीं होगा, बट ये वाली चीज याद हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ओके। सरफेस टेंशन का कभी किसी बच्चे को ये याद नहीं होता। क्या याद होगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की लिख देंगे, लेंथ की लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो बेसिक बात हमेशा याद रहेगी। ओके, नोट नहीं, जो एक और चीज करते हैं। 30th, एक मिनट बेटा पहले देख लो, अच्छे से मन में बिठा लो क्या सिखाया। ये एंगुलर शब्द का मतलब होता है क्या? इनटू रेडियस और कर दो, मतलब मोमेंटम के अंदर इनटू क्या कर दो? रेडियस और मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। चले एक सुने और दुखे, एक और नाम, अच्छा नाम है, वो भी आएंगे धीरे धीरे आएंगे, टेंशन मतलब। हाँ सर, एक और चीज है, एक को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। सुना है क्या? अरे वाह, गुड 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 गुड। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको वैसे एच से दिखाते हैं, है ना, ऐसे दिखाते हैं, टेंशन मत लेना। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या था? कुछ कुछ कोई फॉर्मूला इसका? E इज इक्वल टू एच एफ। यहां पर E क्या होता है? वैसे बता देता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। वैसे फोटोन पता है ना, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन कहा जाता है। एच पता है यहां पर क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी बात आपको करनी, मतलब आप करना चाह रहे हो। एफ, एफ होती है मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो हमारा टारगेट क्या है
इस एच का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ोगे? ये फॉर्मूला भी केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, दोनों में पढ़ोगे। ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो सब केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर कुछ कुछ कहीं कहीं किसी किसी चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा कर्तव्य क्या है? अभी हमारी ड्यूटी है सिर्फ इनका क्या निकालना? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। अभी सिर्फ हमारी ये ड्यूटी है। ओके चलो एनर्जी बोलो। एनर्जी अभी लिखवाया था एनर्जी यार, है ना? M1L2T माइनस टू, याद रखना इस बात का। M1L2T माइनस टू, H तो सर आपको निकालना है। अच्छा फ्रीक्वेंसी याद करो। फ्रीक्वेंसी होती थी 1 अपॉन टाइम, तो 1 अपॉन टाइम को उल्टा ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? T माइनस टाइम का उल्टा होता है ना? तो यहां से H निकालो बेटा। H कितना आया? M1L2T माइनस टू, ये डिवाइड में चला जाएगा ना मेरे बच्चों? डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में T माइनस में। चलिए सॉल्व करना। क्या आया? M1L2, ये -1 ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 + 1, दैट मींस कितना T कितना हो गया? -1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अरे क्या बात समझ में आई है? पक्का? सोच लो, दोबारा सोच लो। हाँ सर। अच्छा एक बात और देखो, एंगुलर मोमेंटम का क्या आंसर आया? M1L2T माइनस 1। प्लैंक कांस्टेंट का आंसर क्या आया? T माइनस 1। यानी कि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट दीज आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब दो अलग अलग चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। समझ में आया? नीट के सवालों में और जे के सवालों में ऐसे कम से कम भी 20 सवाल आए हुए हैं। अभी बताऊं, एक सवाल करके एक सवाल बताऊंगा अभी। तो सर क्या 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 लिखूं भाई? क्या लिखना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रखना इस बात को। प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन बट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। पूरा लिखता हूं, हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट क्वांट। सर ये डिफरेंट हैं, वो बात समझ में आती है, बट इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों? सेम। डिफरेंट क्वांटिटीज, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, बट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इन दोनों का? सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि दो चीजें अलग अलग हों, बट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो? सेम। इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, एक बार लिखेंगे, फिर एक सवाल बनाता हूं। दोनों कितने शब्द, नए शब्द सुनाया बच्चों मैंने आप लोगों को? 4 शब्द। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 शब्द हो गए नए। ऐसे 12-13 बातें और हैं भी। बेटा चीजों को साथ साथ याद भी करेंगे प्लीज। समझ तो आ ही जाएगा, मुझे पता है बहुत बेसिक लेवल पर चले चीजें, लेकिन 2 साल तक ये बातें याद भी तो रखनी है। सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ तो जाओगे, हर टीचर समझा तो देगा ही, लेकिन इनको याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। और प्लस इनसे जो सवाल बनेंगे वो भी करने इंपॉर्टेंट है। ओके आगे चलते हैं बच्चों। ओके एक और अगला शब्द सुनेंगे, हटा दूं, है ना? चलिए 31st।
31 देखेंगे, 31 है हमारा टॉर्क। टॉर्क वैसे मैंने कल भी सुनाया था आप लोगों को, टॉर्क। सर टॉर्क को वैसे ऐसे दिखाते हैं, सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। इस सिंबल का नाम टाउ बोलते हैं इसको, ठीक है, डरना नहीं है लेकिन बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखना है। सर टॉर्क जो है वो क्या होता है, टॉर्क को ना, टॉर्क जो होता है वो होता है आर इंटू एफ। आर इंटू एफ मतलब डिस्टेंस इंटू फोर्स, आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को, डिस्टेंस इंटू फोर्स, डिस्टेंस इंटू फोर्स, है ना। अच्छा टॉर्क का एक और नाम भी है बेटा, कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, मूवमेंट ऑफ फोर्स। कभी कभी ये भी नाम लिख देते हैं ताकि बच्चों को लगे कि फोर्स की बात कर रहे हो आप, तो बच्चा फोर्स का लिख देगा आंसर, है ना। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। चलो निकालने के बाद डायमेंशन निकालना। डिस्टेंस किस में मेजर करोगे यार, लेंथ में ही मेजर करोगे, जाहिर सी बात है। फोर्स किस में, फोर्स का भी निकाला था हम लोगों ने, m1 l1 t-2। ओके, तो टॉर्क किसके बराबर आ गया, m1 l कितना हो गया मिलाकर बच्चों, l2 t-2। तो सर टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m1 l2 t-2। एक बार रुक जाओ सर, याद करना एनर्जी का क्या था, एनर्जी का क्या था, एनर्जी का भी लिखा था ना बेटा पहली क्लास में। सर एनर्जी का भी कुछ ऐसे लिखा था ना आपने, एनर्जी का लिखा था m1l2t। इसका मतलब टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, m1l2t-2। यानी कि टॉर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कल की बातें थोड़ी याद होनी चाहिए तभी मजा आएगा सीखने में। हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखोगे बेटा, टॉर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। नोट इट जल्दी जल्दी। 31 पॉइंट होगा टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l2t-2। टॉर्क का एक और नाम ये जरूरी होता है बच्चों, कभी कभी ये लिखा आता है, ओके आगे चले, है ना। ओके ठीक है, टॉर्क के बारे में बढ़िया बात समझ में आई। आगे देखते हैं बच्चों 32nd पॉइंट 32। सर देखो अब थोड़ी धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूं आप लोगों को। सर एक ना चीज है डायमेंशनलेस, डायमेंशन, अब थोड़ी सी चीजें बेटा अब कल की बातें याद होनी चाहिए। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज मतलब ऐसी कोई क्वांटिटीज हैं जिनका जिनकी डायमेंशन नहीं है। तो कल मैंने बताई भी थी बहुत सारे डायमेंशन, क्या क्या सर, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की, एंगल थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, कल बताया था थीटा। क्यों क्यों, थीटा क्या होता है मेरे बच्चों, l/r। तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी क्या है, तो लेंथ और लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो सर थीटा कैसा आ जाएगा, कोई डायमेंशन ही नहीं बची, है ना। अच्छा जो डायमेंशन लेस होते हैं उसको कैसे दिखाते हैं, m0 l0 t0। सर मतलब सब कुछ 0 0 होता है उसके अंदर, कुछ नहीं होता मतलब उसके अंदर। अच्छा एंगल के अलावा और बताओ, एंगल के अलावा मैंने बताई थी, हाँ क्या बोल, मैग्निफिकेशन। अच्छा कल बता दिया क्या मैंने मैग्निफिकेशन, हाँ बेटा मैग्निफिकेशन क्यों, मैग्निफिकेशन क्यों, इसको हमसे दिखाते थे वैसे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुम लोग 10 से पढ़कर आए हो, तो हाइट ऑफ इमेज भी किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे, कट जाएगा तो सर डायमेंशनलेस आ गए। अच्छा और याद करो, और बताया था मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड मेरे बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना।
एन से दिखाते थे अगर, या फिर म्यू से दिखाते थे इसको, खैर एक ही बात है, डिफरेंट एक्स, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। अच्छा, और क्या कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन होती है? कांस्टेंट नंबर की, कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन होती है? नहीं सर, 3 की, 6 की, पाई की, है ना, ई की, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, ई पता है क्या होता है? जैसे जैसे समझाता हूं, पाए जो है वो होता है 3.14 समथिंग समथिंग कुछ होता है, इरेशनल। कैसा नंबर है ये? आगे भी कुछ होता है, ऐसा नहीं कि 3.14, आगे भी कुछ होता है। ऐसे ई को बोलते हैं बच्चे यूलर्स फॉर्म, यूलर्स कांस्टेंट ऐसे बोल लेते हैं। यूलर्स कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है बेटा इसकी? 2.718 समथिंग, आगे भी कुछ है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में आएगा यूलर्स कांस्टेंट 2.718। तो एक नंबर होता है, तो नंबर भी कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है। नई नई बहुत सारी नई नई बातें हैं जो तुम्हें अब सीखनी भी और याद भी रखना है उनको, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। और कोई जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो? चले, अब मैं बता रहा हूं, अब सिर्फ आप सुनना अच्छे से। सर, दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। कैसे? सोचो, व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? पी बाय एच। तो सर पी परपेंडिकुलर भी तो एक लेंथ ही है, और हाइपोटेनिस भी एक लेंथ ही है, तो कट जाएगा, तो साइन थीटा भी कैसा आ गया? डायमेंशनलेस आ गया। सर इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, सही बात है। और सोचो, और सोचो, और सोचो। अच्छा, पता है, जैसे अभी तो खैर ठीक है, ये ट्रिगो वाले हैं, पता है इनका इनवर्स ट्रिगो भी होता है। जैसे समझा, वो अभी आगे 12th में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, टेंशन लेनी बिल्कुल भी। साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, sec इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, सर इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में आते हैं, इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। और सर, और सोचो जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, मतलब ऐसे शब्द तो मुझे ही सिखाने, टेंशन मत लो, धीरे 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 मन में बिठाते रहो बातों को। अच्छा सर, एक वर्ड आता है, सुनना, बोलू बोलू बोलू, समझोगे? हाँ सर, दो दो ऐसे वर्ड हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रेन। हाँ, एक होता है स्ट्रेन, स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। इस पता है, वैसे थोड़ा सा बता दूं क्या स्ट्रेन के बारे में, लेकिन आगे सिखाऊंगा। वैसे तो स्ट्रेन पता है क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? लेंथ, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है यार? लेंथ। तो लेंथ लेंथ कट जाएगी, तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। लेकिन ये याद रखेंगे कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। और आगे चलो, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और कोई नाम? सर एक और वर्ड, बहुत सारे वर्ड है मेरे साथ, मेरे पास बहुत सारे वर्ड है। पॉइजन्स रेशियो, ये भी आगे आएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। पॉइजन्स रेशियो, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। अच्छा, और सर, अच्छा आपने लॉग का नाम सुना? एलन थीटा, लॉग का नाम एलन थीटा बोलते हैं या फिर लॉग थीटा बोलते हैं? सुना है, नाम तो सुना होगा ना, लोगार्थमिक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो लॉग की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ओके, अच्छा, और बताओ, और सर, और देखो, अच्छा जैसे कभी लिखा हो 2 की पावर x, 2 की पावर, नंबर की कोई पावर, मतलब नंबर की कोई पावर, जैसे नंबर की पावर कुछ भी लिखा है, तो वो भी डायमेंशनलेस होता है, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो मुझे बताओ, ई की पावर साइन थीटा, इसकी कोई डायमेंशन होगी? ई क्या है? नंबर, और नंबर की पावर कुछ भी, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, आगे, और सर, और कुछ और देखेंगे, और देखेंगे। हाँ सर, स्ट्रेन हो गया, पॉइजन रेशियो हो गया, और शब्द, और ऐसे शब्द, और ऐसे शब्द, सुनना। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है यार? इसकी तो होती है, मास बाय वॉल्यूम की होती है, टेंशन मत लो, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या है? मास किस में होता है? एम में। वॉल्यूम किस में होगा? एक पूछा है ना, वॉल्यूम क्या होता है? एल का क्यूब, है ना सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो m1 l की पावर। तो डेंसिटी डायमेंशन ऐसे की डायमेंशन है डेंसिटी की डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। अब सुना, एक शब्द और सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा, 9th 10th में जरूर सुना होगा, कम करने का नहीं है क्या?
सर एक वर्ड आता है रिलेटिव डेंसिटी, क्या था, याद कर याद कर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है मेरे बच्चों? अरे याद नहीं है? रिलेटिव डेंसिटी याद करो, बताता हूं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर भी क्या लिखा है, नीचे भी क्या लिखा है, तो सर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी जो है वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ये भी डायमेंशनलेस होता है। अच्छा नाम से समझ में आया रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? नाम से समझ में आया क्या? क्या रिलेटिव डेंसिटी मतलब? रिलेटिव मतलब वो जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी आप पानी के कंपैरिजन में देख रहे हो, इसलिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। अच्छा इस रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम भी होता है, तो ये डायमेंशन, अच्छा इसका नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलते हैं बच्चे इसको? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है। तो जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आधी 11th मिक्स हो जाती है इसके अंदर, इस छोटी सी बात के अंदर। ठीक है, अब सुनो, ये लॉजिक समझ में आए या ना आए, आपको ये सारी क्वांटिटी एक तरफ पता होना चाहिए कि इन सब क्वांटिटीज का कोई डायमेंशन नहीं होता। डन है मेरी बात मेरे बच्चों? याद रहेंगी। थोड़ी थोड़ी बातों को मैंने सिखाने की कोशिश भी की है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी आपके आईक्यू और आपकी नॉलेज से भी थोड़ी ऊपर है। तो हो सकता है कि आप कहोगे सर स्ट्रेन हमने नया शब्द सुना, वो तो नए शब्द सुनाने ही है मुझे आपको आगे। ये कहां पढ़ेंगे? हमारी 11th क्लास के अंदर चैप्टर 9 के अंदर टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज लिखेंगे 32 पॉइंट। ये सब चीजें डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा हो सकता है कि मुश्किल लग रहा हो, बट कंप्लीट पढ़ाना है, कंप्लीट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई बातें छोड़नी है, अधूरी अधूरी बातें पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। आप जेई और नीट के सफर में हो, इसमें आपको सारी बातों को सीखना ही पड़ेगा। बेटा साथ साथ में ये सब भी लिखते चलना कि मैंने एंगल को डायमेंशनलेस क्यों बोला, मैग्निफिकेशन को डायमेंशनलेस क्यों बोला, साइन थीटा को डायमेंशनलेस क्यों बोला, स्ट्रेन को डायमेंशनलेस क्यों बोला, रिलेटिव डेंसिटी को डायमेंशनलेस क्यों बोला। ये सब साथ साथ में लिखते चलना ताकि आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि आपको रट लेना है कि डायमेंशनलेस होते हैं ये, लॉजिक थोड़ा सा पता होगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे चीजें पता है। एक और शब्द सुना सकता हूँ क्या? एक और ऐड ऑन कर लेना, अवोगैड्रो नंबर। क्यों भाई? सर है तो एक नंबर ही ना, तो नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, 6.023 है ना, 10 की पावर 23। तो अवोगैड्रो नंबर। अगर कहो तो एक शब्द और लिखता हूँ, रिडबर्ग कांस्टेंट। आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे।
रेड बार कांस्टेंट, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डायमेंशन लेस है। तो मैंने आपको एक चार्ट दे दिया है कि पूरी 11th और 12th के अंदर ये सारी चीजें डायमेंशन लेस रहेंगी, इनकी कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। टू पॉइंट मिनट के बेटा डेड डैश भी डाल ले, वो समझ में आता है, वो इरेशनल नंबर है। हर एक बात को थोड़ा अच्छे से लिखो। पाई और ई आर इरेशनल नंबर्स। एक अच्छी बात पूछूं, एक मिनट रुकना। अच्छा, ये जो पाई की वैल्यू होती है ये 22/7 होती है या नहीं होती है? 20/7, ये तो हमने माना है कि वो 20/7 के लगभग बराबर होती है, लेकिन पाई 20/7 के बराबर नहीं होता। पता है ना ये बात है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है इरेशनल, इरेशनल नंबर है, तो वो 22/7 के बराबर नहीं होता। तो मुझे बताओ ये जो पाई है ये 22/7 से छोटा होता है या 22/7 से बड़ा होता है? भाई बराबर तो नहीं होता, बराबर तो नहीं होता, तो ये छोटा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है पाई 22/7 से। सवाल समझ में आया? भाई पाई 22/7 के तो बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता बराबर? क्योंकि सर वो तो माना है आपने ना, वो तो इरेशनल नंबर थोड़ा, वो तो रेशनल नंबर थोड़ा था, रेशनल नंबर था। तो पाई याद रखना लेस देन 22/7 होता है। एडवांस का 2008 का मैथ्स में एक सवाल आया था, उस सवाल में इस बात का यूज किया गया था कि पाई लेस देन 22/7 होता है। ठीक है, तो हर बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पाई के बारे में बात अच्छी बात है कि वो पाई 22/7 से थोड़ा सा छोटा होता है। चलिए बच्चों, है ना? ओके, डन डन है, लिख लिया तो सब कुछ। अगेन आई एम सेइंग ये चीजें आपको थोड़ी ऐसा लग रहा होगा कि सर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी आपने ये शब्द नए नए सुने हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे 11th क्लास आगे बढ़ेगी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो 11th 12th पढ़ चुका होता है, क्या उनको उनको पढ़ाना आसान होगा ये? क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्द सुन लिए होंगे 11th 12th के अंदर। तो ड्रॉपर बैच को ये चैप्टर पढ़ाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन 11th क्लास में स्टार्टिंग में चैप्टर है, तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है कि यार स्टार्टिंग ये हमें तो बात सुनी नहीं, वो आगे जाके सुन लोगे, टेंशन मत लो। ये बात आगे के लिए है कि आप इस थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्ट्रेन स्ट्रेस ये सब चीजें हमें पढ़ना है। ऑल दो अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आपको जैसे बस जो रटवा रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। 33rd पॉइंट अगर आपने लिख लिया तो मेरे बच्चों, नोट्स शुड बी वेरी क्लियर, शुड बी, मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस लेवल पर 11th क्लास में कोई नहीं पढ़ा सकता। इस बच्चे ने पढ़ा होगा इतना इतना सब नहीं पढ़ा। आपको जो क्वालिटी मिल रही है, मैं चाहता हूं 20 ही बच्चे बैठे, हमें ज्यादा पढ़ाने ही नहीं है बच्चे, लेकिन 20 बच्चे हमारे सामने ऐसे बैठे हो कि 20 बच्चे जब बाहर निकले तो वो 20 के 20 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के निकले यहाँ से। इस लेवल का कंटेंट देने की हम लोग कोशिश करेंगे, और बहुत प्यार प्यार से, ऐसे नहीं कि बहुत तेजी में पढ़ाना है, बहुत आराम आराम से पढ़ाना है हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को। कोर्स भले ही हम 1-2 क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई परेशानी, कोर्स हम अच्छे से करा देंगे। 33rd पॉइंट,
थर्ड पॉइंट क्या बचा? अच्छा, प्रेशर के बारे में बेटा मैंने सुनाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, एक बार याद करा दूं क्या बेटा? प्रेशर क्या होता था? प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फोर्स की क्या डायमेंशन थी यार? m1 l1 t-2। एक मिनट बच्चों को बताने देना बेटा, एरिया कैसे लिखूं? एक मिनट बच्चों को बताना, एरिया का डायमेंशन क्या होगा सोच के देख। एल स्क्वायर, क्यों? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 बार एल आ जाएगा, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो मेरे बच्चों। m1 ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 में से 2 माइनस गया तो l माइनस 1 t माइनस 2। तो प्रेशर की होती है मेरे बच्चों, प्रेशर की होती है m1 l माइनस 1 t माइनस। अब आपको सर इसमें तो ये तो आपने सिखा दिया, इसको दोबारा क्यों सिखा रहे हो? प्रेशर के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे एक नाम तो बेटा इसने बोला था स्ट्रेस। क्या बोला था? स्ट्रेस। स्ट्रेस लिखा हो तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, वो प्रेशर की बात कर रहे हैं, है ना? नाम है, अलग अलग नाम है। और कुछ बता सकता है क्या? और कोई नहीं, थोड़ा नहीं पढ़ा। यंग्स मॉडुलस क्या है बच्चे? अब तेरे को याद आ गया शायद, क्या पता। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस जहां भी लिखा होगा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस कुछ भी लिखा हो मॉडुलस के ऊपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ कुछ भी लिखा हो वैसा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, या फिर मैं लिखूं थर्मल स्ट्रेस, है तो स्ट्रेस ही, थर्मल स्ट्रेस लिखूं। तो ये सारे शब्द किसको दर्शाते हैं मेरे बच्चों? प्रेशर को दर्शाते हैं। और प्रेशर के लिए हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है m1 l-1 t-2। ठीक है, पक्का? चले एक बार लिखेंगे प्रेशर के बारे में, 33rd पॉइंट। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ये सारे शब्द मेरे बच्चों प्रेशर से ही लिंक करते हैं। चले आगे चले। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, आ जाओ। सर 34th एक पॉइंट और समझा देता हूं मेरे बच्चों। सर एक वर्ड होता है इनर्शिया और एक वर्ड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों शब्द अलग अलग है मेरे बच्चों, बच्चों को लगता है कि सेम है बट ये अलग अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लास्ट क्लास में मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया था। इनर्शिया क्या होता है मेरे बच्चों? याद करो, जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा। इनर्शिया जो होता है, आपने जैसे सुना है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात मैंने आपको कल पढ़ाई थी। इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई मास रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन। तो बेसिकली इनर्शिया का मतलब होता है मास। जैसे 11th क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपसे कहूं कि किसी स्कूटर का या बाइक का मास इनर्शिया ज्यादा होगा कि कार का इनर्शिया ज्यादा होगा? कार है हाई मास, तो कार का इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, कार का इनर्शिया ज्यादा होगा कि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा? ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा। तो अच्छा अच्छा, लॉजिकली समझो, कार और ट्रक में ज्यादा इनर्शिया किसका है? ट्रक का। ऐसा क्यों? उन्हीं उस लॉजिक से जो तुमने पढ़ा है। ट्रक अगर रेस्ट पर है तो मोस्ट प्रोबेबली वो रेस्ट पर ही रहना चाहिए, क्योंकि भारी है। उसको चलाना क्या है? मुश्किल है यार। अरे उसको उसको चलाना क्या है? तो इनर्शिया क्या है? वो प्रॉपर्टी है जिससे वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहता है। तो ट्रक है वहां हाई इनर्शिया देन एज कंपेयर टू कार। कार का ज्यादा इनर्शिया एज कंपेयर टू बाइक। बोलो आया है ना? इसलिए इनर्शिया इज टेक्निकली व्हाट? मास।
तो मास की क्या डायमेंशन होगी, तो इनर्शिया की डायमेंशन, तो मास तो m ही होता है, तो इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों, m था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अलग चीज होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वैसे आई से दिखाते हैं सर, ये होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे इस बात का हमेशा, ये चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगा, जिस कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन के अंदर ये बात करेंगे हम, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पूरा एक दिन लगाऊंगा, बल्कि इनफैक्ट 2 दिन लगाऊंगा मोशन सिखाने में। पूरा ये शब्द 2 दिन लगाऊंगा, पूरे 3 घंटे क्लास में, तो बड़ी बात है आगे जाके, है ना। तो क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मास कैसे लिखूंगा बच्चों, अभी तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला ही सीखना है सर। डिस्टेंस किस में लिखूंगा, एल का स्क्वायर, तो आई कितना हो जाएगा, m1 एल का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 एल का स्क्वायर, लेकिन इनर्शिया का होता है, दोनों बातों में फर्क है। लिख लेंगे जल्दी जल्दी, आ जाओ। दोनों बातों में मेरे बच्चों फर्क है, इनर्शिया में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क है। इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको मास लिखा गया है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर है। ओके मेरे बच्चों, आगे आते हैं। 34th पॉइंट हो गया, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। 35th पर आते हैं। ओके, अब 3 शब्द मैं थोड़े से अलग सुनाऊंगा आप लोगों को। 35th, अच्छा जैसे ना, जैसे समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे आपने ना, अगर आपको याद हो तो करंट आपने क्या लिखा था, करंट क्या होता था, हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे ही कुछ लिखा था ना यार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात की जाए तो आपने इसको ऐसे लिखा था। अच्छा ये इसको अंग्रेजी में पढ़कर आप इसको मैथ्स में कैसे चेंज करते हो, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, और फ्लो ऑफ चार्ज मतलब ऊपर क्या आएगा, चार्ज, इसलिए करंट का फॉर्मूला क्या लिखा गया था, चार्ज अपॉन टाइम, तो Q बाई टी। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय, जैसे सब सपोज मैं कभी लिखूं रेट ऑफ फोर्स, तो इसका इसका डायमेंशन निकालो, तो कैसे निकालोगे डायमेंशन, सोचो। रेट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स डिवाइड बाय टाइम, सिंपल सी बात है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या था, m1 l1 t माइनस 2, टाइम कितना है t, ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, m1 l1 t, ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा, -3, 1 है ना, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो रेट का जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं रेट ऑफ एनर्जी, तो क्या हुआ ये, तो रेट ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, और याद करो एनर्जी अपॉन टाइम को पावर भी बोलते थे हम लोग, है ना, कल भी मैंने पढ़ाया था। तो रेट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, तो लिख देंगे फटाफट, एनर्जी क्या थी, m1 l2 t माइनस 2 अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, m1 l2, 1 ऊपर जाएगा तो t माइनस। क्या मैं समझा पाया, रेट शब्द का मतलब है डिवाइड बाय टाइम। अच्छा चलो वैसे एक बार बताता हूं, अगर अगर इस डेफिनेशन को आपको किसी 6th क्लास के बच्चों को समझाना हो कि करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आप इसको कैसे, क्योंकि उसको उसका अब उसको ये तो समझ में आएगा नहीं चार्ज अपॉन टाइम, तो उसको कैसे समझाओ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ इस रेट का, उसको समझते कैसे हैं। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम तो समझ में आ गया, वो बात मैथमेटिकली तो समझ में आ गया, डिवाइड बाय टाइम है, इसका फिजिकली क्या मतलब हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छी बात बोले कि सर कितना टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, दिस कॉल्ड एज करंट। अच्छा इसको और थोड़ी अच्छी भाषा में समय ना, चार्ज अपॉन टाइम का मतलब कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फोर्स मतलब कितने समय में कितना फोर्स लगा, रेट ऑफ एनर्जी मतलब कितने समय में कितनी एनर्जी फ्लो करी, है ना। और कोई अच्छा मतलब, इसी बात को जो तूने बोला बेटा, इसको थोड़ा और अच्छे से, जैसे ना मेरी बात समझना, जैसे जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज चढ़ता है ना, कभी कोई परेशानी आ जाए तो ग्लूकोज चढ़ता है,
वो जो ग्लूकोज की बूंदे हैं वो चार्ज है, जो वायर में चार्ज फ्लो है, सुनते रहना। और ग्लूकोज कितनी तेजी से हमारी बॉडी में जा रहा है वो क्या है, करंट। मतलब चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है। आपने क्या बोला, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है ना। तो चार्ज कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, दिस कॉल्ड एज करंट, दिस कॉल्ड एज करंट, दिस कॉल्ड एज करंट। अरे बोलो हाँ या ना यार, है ना। तो रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ डेट यूनिट, स्पीड ऑफ डेट चीज, रेट ऑफ फोर्स, कितनी तेजी से फोर्स लगाया, रेट ऑफ एनर्जी, कितनी तेजी से एनर्जी लगाई, है ना। स्पीड ऑफ डेट, डेट पॉइंट इज कॉल्ड रेट ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फोर्स, जो भी बोलना चाहे। ठीक है, तो रेट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, स्पीड से भी लिंक होता है, स्पीड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, स्पीड ऑफ अप्लाइड फोर्स। नोट करेंगे बेटा रेट के बारे में। रेट मैथमेटिकली मतलब डिवाइड बाय टाइम है ना, और ये बताता है कि कितनी तेजी से आपने वो काम किया है, कितनी स्पीड में वो काम किया गया है। रेट हो गया क्या। ऐसे दो शब्द हो रहे हैं बेटा जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे। क्या क्या टेक्निकली समझ में आया। मैथमेटिक्स पे रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, और फिजिकली मतलब है कि कितनी तेजी से आपने वो काम किया है। अगर मैं तुमसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या मतलब होगा, कितनी तेजी से रिएक्शन हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन। एक चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास का, रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी तेजी से रिएक्शंस होती हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, दिस कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 36 पॉइंट देखेंगे, पहले सारे पॉइंट खत्म कर दूं, फिर समय लगेगा तो एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। सर अगला वर्ड आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट नाम समझाता हूं, जैसे जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मैंने कहा ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेडियंट फोर्स, तो ग्रेडियंट फोर्स का मतलब होता है फोर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस। अभी ऐसे ऐसे याद रखेंगे आप हमेशा। मतलब ग्रेडियंट शब्द का नाम, शब्द का मतलब क्या है, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय डिस्टेंस। और रेट का मतलब क्या था, डिवाइड बाय टाइम। सिंपल सी बात है सर, इसमें क्या बात है, निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फोर्स क्या था, m1 l1 t माइनस टू, बाई डिस्टेंस कितना है l, l से l क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा m1 t माइनस टू। अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रेडियंट वेलोसिटी तो क्या मतलब होगा इसका बच्चों, है ना। तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, लो इसमें क्या बात है। तो वेलोसिटी कितनी है L1 t माइनस वन, डिस्टेंस कितना है L, L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा t माइनस वन, कुछ भी नहीं। हाँ वैसे फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया ना, t माइनस वन यानी कि 1/t, तो 1 टाइम तो फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा। तो कुछ भी, तो ग्रेडियंट का मतलब है डिवाइड बाय। एक और लास्ट, चलो ठीक है समझ में आ गया, लिख लो फटाफट लिख। अगला पॉइंट डेंसिटी समझते हैं।
ओके बच्चों, याद करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट से सारे जितने भी हैं। कल की जो बातें थी वो आपको आती थी, आज की जो बातें हैं वो आपको नहीं आती क्योंकि आगे की बातें तो वो मुझे सिखानी है सारी। बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ किसी के साथ साथ याद भी होती रहे ना। आगे चलते हैं। हाँ सर, रेट हो गया, ग्रेडियंट हो गया, एक और वर्ड आता है सुनेंगे अच्छे से। 37 डेंसिटी। डेंसिटी अच्छा डेंसिटी क्या होती है यार? मास बाय वॉल्यूम। क्या मैं समझा पाया अपनी बात को? मास बाय वॉल्यूम, मास लिख देंगे, मास लिख देंगे, मास m है और वॉल्यूम हो जाएगा L का क्यूब हो जाएगा, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 L माइनस 3 हो जाएगा। व्हाट्स अ बिग डील? कोई बिग डील नहीं है। समझ में आया? चलो, लेकिन ना एक बात हो रहा है, जैसे अभी तो ठीक है आप लोग इसको डेंसिटी बोलते हो, लेकिन ना हम जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब हम तो हम चीजों को सही से बोलना शुरू कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जरा समझना एक बार, बहुत ध्यान से समझना। जैसे अर्थ है, अर्थ जैसे सपोज ये अर्थ है और ये हम है। हम, आपको पता है ना हम कहाँ रहते हैं? हम सरफेस पर रहते हैं, पता है ये बात तो पता है ना? पता है ना? अच्छा, तो हम पर क्या लगता है? अर्थ हमें अपनी तरफ क्या करती है? पुल करती है। अच्छा, क्यों पुल करती है यार? खींचती क्यों है हमें अपनी तरफ? क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेविटी है, उसके अंदर, अर्थ के अंदर एक पावर है, ग्रेविटी है, अब हमें खींचने की। आपको ये बात पता है? सुनना, क्या हम भी अर्थ को खींचते हैं? हाँ, बिल्कुल हम भी खींचते हैं। क्यों? क्या हमारे अंदर भी कोई ग्रेविटी है? हर चीज में होती है। न्यूटन ने क्या कहा? जिसका मास होता है, हर मास के पास ये ताकत होती है। अरे क्या, सुनो मेरा, क्या अर्थ के अंदर, अरे जुपिटर के अंदर भी तो एक ग्रेविटी है, सन के अंदर भी तो एक ग्रेविटी है, चेयर के अंदर भी तो एक, क्योंकि चेयर का मास है तो चेयर के अंदर भी एक ग्रेविटी। आप समझ पाए? दुनिया में जिसका भी मास होता है उस सबके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आप कहोगे सर फिर हम अर्थ को क्यों नहीं खींच पाते? सोचो, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा। ट्रक ने मुझे खींचा और मैंने भी ट्रक को खींचा, लेकिन मैं ट्रक को क्यों नहीं खींच पा रहा हूं? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है। ट्रक मुझे क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि मेरा मास बहुत कम है। लेकिन ग्रेविटी तो दोनों की है ना। अरे आया समझ में? इसलिए कभी कभी हम चीजों को ढंग से समझने का प्रयास कराएंगे आगे 11 ट्वेल्थ में। हमने 9 10th में जो हमारे मन में माइंडसेट बैठ जाता है, उसको उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, आपके नॉलेज को मॉडिफाई करना है धीरे धीरे। तो ये बात है, डेंसिटी इज नॉट डेंसिटी। इस डेंसिटी को बोलते हैं मास डेंसिटी। क्यों? क्योंकि ये मास वाली डेंसिटी। मास वाली डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं तुमसे कहता एनर्जी डेंसिटी, तो इसका क्या मतलब होता? एनर्जी बाय वॉल्यूम। क्या बात है! और इसका क्या मतलब समझोगे? इसका क्या मतलब समझोगे? एनर्जी बाय वॉल्यूम मतलब कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। जैसे इसका मतलब क्या? मास में कितने वॉल्यूम में कितना मास है। ऐसी एनर्जी डेंसिटी मतलब कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है ना? तो लिखने एक बार लिखना, एनर्जी की क्या हो गई? m1 l2 t माइनस टू, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? l का क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चों m1, ऊपर आ जाएगा l माइनस वन t माइनस। तो डेंसिटी का मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम है। किसकी? वो बात देखो, है ना। जैसे मैं कहूं अगर आपसे फोर्स डेंसिटी, हालांकि ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है समझने के लिए, तो फोर्स डेंसिटी का मतलब क्या होगा? फोर्स बाय वॉल्यूम। तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यार। m1 l1 t माइनस टू, बाय वॉल्यूम है l का क्यूब, उसको ऊपर ले जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? m1 कितना हो जाएगा? 3 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। अरे गणित आती है ना आप लोगों को इतनी यार, आता है ना सॉल्व करना बेटा, कॉन्फिडेंस है ना इस तरह की चीजों में। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सीख रहे हैं। जैसे मास डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम, फोर्स डेंसिटी मतलब फोर्स बाय वॉल्यूम। ओके, नोट इट। 37 पॉइंट। बेटा एसी वगैरह बंद करना हो तो कर सकते हैं, अगर कुछ ठंड लग रही हो तो। ये चल भी रहा है, ये गर्मी लग रही है, रुक जाओ चलवाता हूँ।
तो डेंसिटी एक बहुत प्यारा शब्द है जिसका मतलब है डिवाइड बाय वॉल्यूम। हेलो हेलो। तो कभी कभी हमें बातों को पूरा सीखना चाहिए भाई। अर्थ हमें नहीं खींचती, हम भी अर्थ को खींचते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं खींच पा रहे? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। वो हमें क्यों खींच पा रहे? क्योंकि हमारा मास कम है। तो हम मूव हो सकते हैं बट अर्थ मूव नहीं हो सकता। तो लॉजिक शुड बी वेरी क्लियर, मतलब इतने क्लियर कि आपके सामने जो टीचर, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी जैसे, अच्छा एक बात सोचो कि जैसे आईआईटी एडवांस का जो बच्चा देता है उसकी रैंक 1 भी आती है, रैंक 2 भी आती है किसी की। तो सर इतना परफेक्शन, देखो तीनों सब्जेक्ट में इतना परफेक्शन टीचर के पास भी नहीं होता, क्योंकि मैं भी तो फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ बस खाली, है ना। तो बच्चे के अंदर आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि जिस एज में आप हो उस एज में आईक्यू लेवल का जो एक्सट्रीम होता है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पर होता है। 16 साल से लेकर 24 साल तक के बीच में जो बच्चे हैं उनका आईक्यू द बेस्ट आईक्यू होता है पूरी जनवरी से, अगर आप पूरे 60 साल तक की बात करेंगे। इसलिए ये जो एग्जामिनेशन होता है ये बच्चों के लिए होता है, टीचर का थोड़ा कोई एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि टीचर का आईक्यू धीरे 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 कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमें सांसारिक मोह में भी जाना है, मुझे फैमिली भी देखनी है, मुझे भी देखना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। इसलिए आईक्यू लेवल हमेशा आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसी बाकी दूसरी एजेड पर्सन से। इसलिए आपके लिए एग्जाम्स रखे गए, हमारे लिए नहीं कोई, हमारे लिए है लेकिन वो अलग, एक अलग लेवल पर है, वो भी एक अलग कहानी है। ठीक है। तो अच्छे समझना। एक सवाल करते हैं पहले, आ जाओ कोशिश। ये 37 पॉइंट हमारे खत्म हो चुके हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट जो आज मैंने बताया वो आप लोगों को ढंग से याद होने चाहिए अगर आपको अच्छे सवाल करने हैं तो। आसान आसान सवाल तो आप आसान आराम से कर दोगे, बट जेई मेंस और नीट और जे एडवांस के सवाल करने हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए मैंने ढंग से याद होने चाहिए। ओके, सवाल नंबर 1, चलो कोशिश करना। अब आपको लिखता भी चलूंगा। सर नीट में 2012 में एक सवाल आया था, वैसे पहले तो उसमें तो एपीएमटी हुआ करता था उस समय। तो चलो, तो नीट 2012 में सवाल क्या था? H इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय डी आर एक्स। इन्होंने एक फॉर्मूला लिखा, इन्होंने क्या लिखा? एक फॉर्मूला लिखा। H क्या है? हाइट ऑफ कैपिलरी। क्या हमें इससे फर्क पड़ता है कि किसकी हाइट है? हाइट तो हाइट ही है, तो हाइट का डायमेंशन क्या होगा? एल। हाइट तो एक लेंथ ही है ना यार। तो ऐसे ऐसे शब्द लिखेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन इसका मकाम ही नहीं, तो हाइट ही है ना। एस क्या है? सरफेस टेंशन, अभी सुनाया था मैंने। एस क्या है? सरफेस टेंशन। थीटा क्या है मेरे बच्चों? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। डी क्या है? डेंसिटी, मास वाली, मास वाली डेंसिटी है मेरे बच्चों। आर क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब है। और आपको कहा गया फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स। जो ये एक्स बचा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स। ऑप्शंस भी दे रहा हूं कहोगे तो। m1 l1 t माइनस 2, बी ऑप्शन l1 t माइनस 1, सी ऑप्शन l1 t माइनस 2 एंड डी ऑप्शन l1 t2। 4 ऑप्शन आपके सामने। इस तरह के सवाल आएंगे, सीबीएसई में भी ऐसे सवाल आएंगे, नीट में भी ऐसे आएंगे, जेईई में भी आएंगे, लेकिन थोड़े ये तो सबसे आसान है, अच्छे भी करेंगे धीरे धीरे हम लोग। चलो,
एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। क्या आंसर आया बेटा? सी ऑप्शन, गुड, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी आंसर बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। आ गया क्या सी? अरे वाह, गुड। बिल्कुल आराम से करें, जल्दी। ये मत सोचो कि मुझसे सवाल होगा नहीं होगा, आप अपना 100% देने की कोशिश करो। आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे सवाल में। आया क्या मेरे बच्चे? हुआ, सॉल्व हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। नहीं, एस की भी लिखना, सरफेस टेंशन की भी लिखवाई थी पीछे मैंने। देखो बच्चों, मैं कर रहा हूं। बच्चों यहां देखेंगे यार, एच, प्लीज यहां सुनेंगे, प्लीज यहां सुनेंगे, 2s cos थीटा बाय डी आर एक्स। प्लीज यहां देखेंगे। पहले मुझे बताइए एच क्या है, व्हाट इज एच? हाइट है, तो हाइट किस में होगी मेरे बच्चों? लेंथ में होगी, एल। सर टू की डायमेंशन क्या होती है? सर टू की कोई नंबर की कोई डायमेंशन, यानी यहां देखेंगे नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। बताओ, अच्छा तो इसकी तो कुछ नहीं होगी। अच्छा एस की डायमेंशन, अभी एस क्या है, व्हाट इज दैट? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या थी मेरे बच्चों? m1 t-2। अच्छा, कोस थीटा की, कोस थीटा क्या होता है? डायमेंशनलेस। अरे साइन कोस tan 1 इन सबकी कोई डायमेंशन, क्रॉस कर दिया सर, कोई डायमेंशन नहीं होती। अपॉन डी, डी क्या है मेरे बच्चों? डेंसिटी। डेंसिटी की क्या थी? डेंसिटी क्या थी? m1 l का -3, है ना। आर की डायमेंशन क्या है? आर की डायमेंशन, आर एक रेडियस ही तो है। अगर आर रेडियस है तो रेडियस की क्या होती है मेरे बच्चों? लेंथ में होगा, तो बस एक्स, तो एक्स निकालना है, खत्म, एक्स आ जाए। सबकी डायमेंशन पुट कर दो, सबकी क्या कर दो? डायमेंशन पुट कर दिया। तो एक्स, एक्स को ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ। एक्स को ऊपर ले आया तो कितना आया? m1 t-2, है ना। इसको ऊपर, इसको नीचे ले आया, m1 l-3 l है, और एक और l नीचे आ गया, और x यहां पर ऊपर चला गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई, m, पहले m बताओ मुझे, m कट जाएगा सर, है ना, तो जीरो हो जाएगा। l बोलो। अब देखो l नीचे कितना है? -3, 1 और 1, तो कितना हो गया ये l? -1 ऊपर जाएगा तो l +1 हो जाएगा। t तो -2 है, t तो -2 है, तो x आ गया, m तो 0 है ना, तो l1 t-2, तो x की डायमेंशन आ गई l1 t-2। सबकी डायमेंशन पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सबकी सॉल्व करेगा, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। क्या समझा पाया? है ना, इस तरह के सवाल हैं आपके कोर्स के अंदर। तो क्या, अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको सरफेस टेंशन याद होनी चाहिए थी तभी ये सवाल हो सकता था? है ना, सरफेस टेंशन याद होती तभी तो लिखते ना यार, और तब लिखते जब भी तो एक्स निकलता। तो जो पिछले वाली बातें बताई हैं वो सारी बातें आपको याद भी होनी चाहिए। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, याद भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक और कर, एक बार पहले लिख लो इस बात को बेटा, लिख लो जिससे नहीं हुआ था सवाल। अपने आप लिखना, अपने आप कर लो, देखकर मत करना। लिख ले बेटा, हो गया था। एक मिनट, क्या 100% मैं बात समझा पाया हूं? सवाल कैसे आएंगे? ऐसे सवाल आएंगे किसमें? सीबीएसई में भी ऐसे आएंगे, जेई मेंस में भी ऐसे आएंगे, नीट में भी ऐसे आएंगे, जेड एडवांस में भी ऐसे आएंगे। एडवांस में लेवल थोड़ा और ऊपर होगा, सवाल यही होंगे, करना यही है, बट लेवल थोड़ा और ऊपर होगा। कैसे ऊपर होगा सर? उसके अंदर क्या मिला देंगे वो लोग? उसके अंदर क्या मिलाएंगे सर? उसके अंदर लोग वो ई की पावर वी की पावर सब मिल जाएगा उसके अंदर, इसलिए वो बातें लिखवाएंगे। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो लिखवाएंगे वो मिल जाएगी, बस है सवाल वही, करना वही है। आ जाओ, एक और, कल थोड़ा थोड़ा आराम से चलते हैं, इतनी जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है, सीखना तो आराम आराम से ही। आ जाओ, एक और करना, चलो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2,
चले, है ना? अच्छा, बढ़िया। देखो मेरे बच्चों, सिखाता हूं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने लिखा, एक आपसे एक वर्ड लिखा, F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू, चलो, F इज इक्वल टू A P बाय X। सवाल बना रहा हूं अपने आप से, व्हाट इज F? F क्या है? विस्कस फोर्स, लेकिन नाम तो एक ही है ना, होगा तो फोर्स ही होगा, तो ऐसे नाम रखेंगे वो। ये एन अभी बताया था बेटा मैंने, क्या था? विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? विस्कोसिटी। ए क्या है? एरिया ऑफ लेयर्स। तो है तो एरिया ही, चाहे किसी का भी एरिया, उससे में क्या फर्क पड़ रहा है? एरिया ऑफ लेयर्स। एक्स क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, ठीक है। फाइंड डायमेंशनल ऑफ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, कहो तो ऑप्शंस भी दे देता हूं। चलो ऐसे ऐसे समझना, थोड़ा और अच्छे से बता रहा हूं कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? फोर्स आएगा, लेंथ आएगी, स्पीड आएगी, या फिर एनर्जी आएगी। मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो किससे लिंक करेगा? चारों में से। क्या आंसर आया बच्चों? स्पीड। स्पीड आंसर आया भाई, सी ऑप्शन अगेन। बिल्कुल सही से कर, आराम से कैलकुलेशन, कुल कैलकुलेशन बहुत आराम से करो, जल्दीबाजी मत सीखो, स्टाइल में हीरो मत बनो बिल्कुल भी। सही करना है पहली बार में, पहली बार में सही करना है, दूसरी बार में सही करना है कोई ऑप्शन नहीं होता, नीट ना नीट के पास ना जेई के पास। आया क्या मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, है ना? जब पी का निकालोगे तो आंसर आएगा, पी का निकालोगे तो बच्चों आएगा L1T-1 मेरे हिसाब, तो स्पीड के बराबर होगा बेसिकली, अगर सही से करोगे तो, है ना? फोर्स है तो फोर्स की क्या होगी? M1L1T-2। ओके, ये विस्कोसिटी का भी लिखवाई थी मैंने, M1L-1T-1। एरिया की क्या होगी? L का स्क्वायर, P आपको निकालना है, X क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो L होगी, बस पुट करके P निकाल लो ऐसे। सबकी डायमेंशन मैंने पुट कर दी है, ठीक है? तो यहां तक हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, लेकिन डायमेंशन के ऊपर अभी एक क्लास बहुत जरूरी वाली क्लास और रखी है, जिसमें अच्छे अच्छे सवाल और भी होंगे। अब आपको अगर 37 पॉइंट से याद हो गए हैं, तो फिर अब आप पूरी प्रिपेयर कर लिया आप लोगों ने कि मुझे कैसे कैसे चीजों को करना है सॉल्व, चाहे वो जे एडवांस का सवाल हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो, एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? तो हम इसको करेंगे। और अगली क्लास में अगर अगर देखो, जब भी कोई बच्चे ऐड ऑन होंगे तो मुझे टॉपिक क्या करना पड़ेगा? चेंज करना, क्योंकि उसको भी समझ, ये तो चलो अभी अच्छा बच्चा है तो मैंने करा दिया आगे कंटिन्यूएशन में, लेकिन 1 अप्रैल तक मैं हर दिन एक टॉपिक आपको कराऊंगा। जैसे अगली क्लास में मैं स्लोप कराऊंगा, फिर अगली क्लास में हम शेप्स करेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला करेंगे, फिर एक क्लास में स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि क्या क्या हमें यूज करना है, क्या क्या हमें चीजें समझनी है ना? तो एक क्लास में एक टॉपिक हम लोग अच्छे से करेंगे, और 1 अप्रैल के बाद जब हमारा बैच बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, तो फिर हम उस लिंक से पढ़ेंगे जिस लिंक से 11th क्लास में पढ़ना चाहिए, ठीक है? अभी कुछ रैंडम टॉपिक्स आपको सिखा रहे हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान। चलो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे स्टार्ट।